टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल चैप्टर। अगर तुमने ये चैप्टर पहले पढ़ा है तो आई नो तुम्हें इसमें से कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको याद रखना बहुत ही मुश्किल रहता है। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम्हें इतने मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर की जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ व्हाट इज सेल? तो सेल क्या होता है? तो सेल समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी दुनिया में जाएंगे। क्यों? तो इमेजिन करो अपनी स्कूल की बिल्डिंग को। अब तुम अपनी स्कूल की बिल्डिंग को इमेजिन कर पा रहे हो? अब देखो, हर एक बच्चे का ना एक सपना होता है कि भाई अगर उसके स्कूल में कभी कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या अर्थक्वेक आ गया तो वो किस तरीके से पूरे स्कूल को बचा लेगा। ठीक है, अब रियलिटी में होगा कब होगा, हमें ये करने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। बट इमेजिन तो कर सकते हैं ना हम। ठीक है, इमेजिन करने पे निर्मला ताई टैक्स तो नहीं लगाएगी ना, मान लिया। ठीक है, तो लेट्स इमेजिन कि हमारे स्कूल में क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया। Oh shit! नो! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। तो अब अगर हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, लोगों को बचाना शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम देख रहे हैं हमारे स्कूल की बिल्डिंग जो है धीरे धीरे कोलैप्स होनी शुरू हो रही है, गिरनी शुरू हो रही है। ठीक है, तो हम लोग सारे बच्चों को एक एक करके हम सुपरमैन की तरह बिल्कुल क्या कर दिया, हमने सबको बचा लिया। ठीक है, तो फिर जब तुम बाहर गए तो बिल्कुल एकदम हीरो वाली एंट्री ली तुमने, रजनीकांत वाली एंट्री मिली तुम्हें। ठीक है, तो सब लोग क्या कर रहे थे, तुम्हारे नाम को चेयर कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्लैप कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है? तो बिल्कुल तुमने क्या किया, उस फेम को एंजॉय किया। तुमने वो जो थोड़ी देर वाली फेम थी उसको एंजॉय किया। उसके बाद फिर तुम ना पीछे मुड़ के देखते हो अपनी स्कूल की बिल्डिंग को, कि एक्चुअल में हमारी स्कूल का हाल क्या हुआ। तो तुम देखते हो तुम्हारी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो चुकी है अच्छे से। ठीक, लेकिन तुम देखते हो वहां पे ना एक छोटे छोटे ईंट जो है वो पड़े हुए, ब्रिक्स जो है वो पड़े हुए। ठीक है, तो तुम्हें फिर ये रियलाइज हुआ कि यार ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी हमारे स्कूल की, और वो इन छोटे छोटे ईंट को कनेक्ट करके यानी जोड़ के उनसे बनी हुई थी। ठीक, और ये छोटे छोटे पार्ट्स ने क्या किया, इतनी बड़ी सी बिल्डिंग बना दी। तो वैसे ही तुम्हारा सेल भी होता है। ठीक है, तो तुम अपनी बॉडी को क्या मान सकते हो, अपनी स्कूल की बिल्डिंग मान सकते हो। अब तुम्हारी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो किससे बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई थी, छोटे छोटे वो कंबाइन कर दिए थे। वैसे ही, ठीक वैसे ही तुम्हारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो वो छोटे 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 सेल जो है वो क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर तुम्हारी बॉडी उसी वही तुम्हारे बॉडी का शेप ले लेता है। तो सेल क्या है, उसी ईंट की तरह ही वो काम करता है। ठीक है, तो सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ये। ठीक, और ये एक तरीके से छोटा सा यूनिट है। क्लियर है? और सबसे छोटा तुम्हारे बॉडी में यही तुम्हें देखने को मिलेगा। क्लियर? अब ये डिस्कवर किसने किया? तो ये डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 में। ध्यान रखना, जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है वो डेड सेल्स किए थे। क्लियर है? तो अब रॉबर्ट हुक ने जो ये डेड सेल डिस्कवर किया था वो कैसे किया? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक दिन ऐसे ही घूम रहा था तो उसने क्या किया, एक पेड़ लिया। ठीक है, उसकी एक छोटा सा एक स्टेम जो है वो काट लिया और उस स्टेम में से एक पतली सी लेयर निकाल दी। ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, कॉर्क कहते हैं। क्लियर है? तो कॉर्क, अब तुम्हें क्लियर होगा कॉर्क क्या होता है। बच्चे क्या समझते हैं, कॉर्क की बॉटल का स्टॉपर नहीं होता जो, उसको कॉर्क समझते हैं। एक्चुअल में वो नहीं होता। यहाँ पर हम जो कॉर्क की बात कर रहे हैं वो थिन स्लाइस है स्टेम की या किसी भी आउटर लेयर की। ठीक है, तो आउटर टिश्यू होती है बेसिकली। अब टिश्यू भी हम आगे उसमें पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है। तो जब उसको क्या किया उसने, ये हमारे रॉबर्ट भैया है। ठीक है, तो रॉबर्ट भैया ने क्या किया, माइक्रोस्कोप खुद ही बना लिया और उसके नीचे क्या रख दिया, वो थिन सी स्लाइस रख ली। अब उसको जब वो देखने लगे तो उन्हें क्या एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया, यानी छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। तो ये कंपार्टमेंट्स जो थे ना, क्लियर है, इनको क्या बोला उसने, इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोल दिया उसने, सेल बोल दिया। ठीक है, इन्हीं कंपार्टमेंट का नाम क्या पड़ गया, सेल पड़ गया। सेल बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा, लेटिन में अगर हम इसका मीनिंग समझे तो एक लिटिल रूम, छोटा रूम को ही हम क्या कह देते हैं, सेल कह देते हैं। तो इसी तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई थी। किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। और कैसे सेल की डिस्कवरी करी थी, डेड सेल की। ध्यान रखना, लिविंग सेल नहीं था वो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि किसने और क्या क्या चीजें डिस्कवर करी थी। तो
पहले आते हैं हम लोग रॉबर्ट हुक्स का, हमें पता चल गया रॉबर्ट हुक्स ने क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल डिस्कवर किया था। फिर एक और साइंटिस्ट थे ल्यूवेन हुक, इसने क्या किया था, एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप लिया था। ठीक है, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यानी जो माइक्रोस्कोप पहले था उसको और ज्यादा बेटर बना दिया, अच्छी क्वालिटी का बना दिया। और फिर क्या डिस्कवर किया था, लिविंग सेल्स डिस्कवर करे थे, कहाँ पे, पॉन्ड वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ल्यू वैन हुक थे जिसने लिविंग सेल डिस्कवर किया था। फिर एक और रॉबर्ट भैया आते हैं, लेकिन वो हुक्स नहीं, ब्राउन थे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर पर्किंज ने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने एक टर्म दी थी, बेसिकली फ्लूइड प्रोटोप्लाज्मिक टर्म दिया था। ठीक है, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो बेसिकली जो तुम्हारा सेल है ना, उसका अगर तुम रफ स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ ऐसा होता है, ये। ठीक है, तो ये जो आउटर ये हो गया, ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, ये, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, यही न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब ये जो तुम्हारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यही जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इसको कंबाइन करके हम क्या कह देते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जो पुरकिंज ने नाम दिया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो ये अंदर ये सर्कल दिख रहा है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और जो फ्लूइड है न्यूक्लियस के बाहर जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर हमारे दो और बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। तो एक शेल्डन एंड श्वान, इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। तो सेल थ्योरी क्या है, दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, सेल से ही बने हुए हैं। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब इसी को आगे फर्दर और एक्सपैंड किया किसने, विर्शॉ ने। और विर्शॉ ने क्या बोला कि जो सेल है वो क्या है, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आया है। ठीक है, तो दोनों को, तीनों बायोलॉजिस्ट ने इसको क्या किया, एक तरीके से इन तीनों बायोलॉजिस्ट ने जो बोला उसको हमने कंबाइन करके एक सेल थ्योरी बना दी। ठीक है, तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करें, तो बेसिकली सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे प्लांट्स एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, और एक सेल से ही अगले सेल्स आए। ठीक है, तो यानी आज के डेट में अगर तुम्हें कोई एक नया सेल दिख रहा है, ये नया सेल दिख रहा है, ये किसी और सेल से निकल के आया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि एक नया, ये न्यू सेल जो है, ये ओल्ड सेल से ही निकल के आया होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आया होगा। यही सेल थ्योरी है। क्लियर है? नाउ, अब जो सेल होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा यूनिसेलर। यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब होता है वन, या फिर सिंगल बोल सकते हो। ठीक है, मल्टी का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, मल्टी का मतलब होता है मेनी। ठीक है, मेनी। तो यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल वाले, एक ही सेल वाले। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल को यूनिसेलुलर कह देते हैं, और ऑर्गेनिज्म हैविंग मल्टीपल सेल या मोर देन वन सेल, उसको हम क्या कह देते हैं, मल्टीसेलुलर कह देते हैं। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल क्या हो गए, एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, एग्जांपल पूछे जाता है। तो अमीबा होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, यीस्ट, यूग्लिना। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, और भी पेरेंसियम, ये क्या हो गया, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, वैसे ही मल्टी सेलुलर पे आ जाओगे तो प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स हो गए तुम्हारे, फंगस हो गया, फंगाई हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो सेल है ना, वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। कुछ छोटे, कुछ बड़े हो सकते हैं। ठीक है, कुछ का शेप ऐसा हो सकता है, ये हो गया, कुछ का शेप ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के ये तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी एक डॉक्टर दीदी है। ठीक है, तो ये बता रही है कि भैया ये है हमारा क्या, प्लांट सेल, और ये है एनिमल सेल। दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें अलग थोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखाई देंगे तुम्हें दोनों पे। क्लियर है? नाउ, जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लगभग दिखता है कैसे है, इनको अगर हम और अच्छे से देखें, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है,
तो अब इसमें तुम्हें अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है? तो न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा तुम्हें, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस। तो ये कुछ हमारे क्या हो गए, पार्ट्स हो गए किसके, एनिमल सेल्स के, ठीक है? और यही कुछ पार्ट्स हमें क्या है, प्लांट सेल पे भी देखने को मिलते हैं, सिमिलर पार्ट्स हमें प्लांट सेल में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? देखोगे तो तुम अगर, जैसे राइबोसोम हमारे एनिमल में भी था, प्लांट पे भी है, ठीक है? फिर उसके बाद न्यूक्लियस हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? गोल्गी एपरेटस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो ये कुछ पार्ट्स है हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तुम्हारा, ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब इसको और फर्दर हम स्टडी करेंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, भाई राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसका काम क्या है, ठीक है? क्यों प्रेजेंट है ये प्लांट में या फिर एनिमल सेल में। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे मैंने बताया था कि ये हो गया मेरा क्या है, सेल हो गया, ठीक है? ये अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पीएम इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है। सेल का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, बाहरी कवरिंग जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है? अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है बेसिकली, कि बाहर से अगर कोई चीज अंदर लानी है, ठीक है? क्या चीज अंदर आएगी, क्या चीज नहीं आएगी, वो इसका काम है, ठीक है? ये एंट्री और एग्जिट देगा कि ये चीजें अंदर आ सकती है, ये चीजें अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है? और सेल के बाहर क्या चीजें जाएगी, वो भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तुम सिक्योरिटी गार्ड मान सकते हो सेल का, ठीक है? ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, मतलब कि कुछ चीजों को जाने देगा, जो अलाउड है उनको जाने देगा, जो अलाउड नहीं है उनको जाने नहीं देगा, सिंपल सी बात, ठीक है? तो जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है ना, कि प्रोटेक्ट करना बेसिकली किसी भी बिल्डिंग को या स्कूल को, ठीक है? तो वो काम है इसका भी। तो सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बाहरी एनवायरनमेंट, ये जो बाहरी एनवायरनमेंट है इससे बचाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है? तो कुछ मटेरियल अंदर जा सकते हैं, क्या बाहर आ सकते हैं, उनको अलाउ करेगा ये, ठीक है? हर चीज को अंदर नहीं आने देता, जो हार्मफुल होगा सेल के लिए उसको अंदर आने नहीं देगा। तो इस क्योंकि ये हर चीज को अंदर बाहर नहीं करने देता है, कुछ कुछ चीजों को सिलेक्टिवली करता है, तो इसलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये किससे बना हुआ है, तुम्हारे लिपिड से बना हुआ है। लिपिड्स बेसिकली फैट हो गया, ठीक है? प्रोटीन से, कोलेस्ट्रॉल से, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट से, इन चीजों से बना हुआ है। मैक्सिमम तुम देखोगे 52% जो है वो प्रोटीन से बना है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि हमारे डाइट जो होनी चाहिए वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए। तो रीजन अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों होनी चाहिए प्रोटीन रिच, ठीक है? क्योंकि सेल जो है, हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। अब सेल को भी कौन बचा रहा है, सेल को बचा रहा है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बना किससे है, ये मैक्सिमम तो प्रोटीन से बना है, बाकी भी चीजें लेकिन प्रोटीन भी है, ठीक है? तो इसलिए हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हो जाएगा ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो ये सेल को बचा पाएगा, सेल को प्रोटेक्ट कर पाएगा। अब अगर सारे सेल प्रोटेक्ट हो जाएंगे हमारी बॉडी के, तो हमारी बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है? इसलिए प्रोटीन रिच डाइट रिकमेंड करी जाती है। बेसिकली बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, ठीक है? अब तुमने देखा जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एंट्री और एग्जिट करवा रहा है मटेरियल का, तो ये क्या है तुम्हारा, फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है? बहुत सारे मटेरियल को क्या कर देता है, अपने अंदर आने देता है, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटस भी कहते हैं, ठीक है? ये गैसेस एक्सचेंज पे भी हेल्प करता है, यानी कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मूव करते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो इसी किसके प्रोसेस के दौरान, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने ये मैटर चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है? तो जैसे तुम इनहेल करते हो, तो इनहेल करते हो तो तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए तुम्हारी बॉडी के लिए, तो वो ऑक्सीजन बेसिकली तुम्हारी बॉडी बनी सेल से, तो यानी सेल पे ही जा रहा है, ठीक है? अब तुम्हारे सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस किया उसको बाहर भेजना है उसको, ठीक है? तो वो हम एक्सेल करके निकाल देते हैं, ठीक है? अब वो जो CO2 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो हर एक सेल से आ रहा है तुम्हारी बॉडी के, क्लियर है? तो वो बाहर कैसे आएगा सेल के, बाहर कैसे आएगा सेल के, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो बाहर आएगा ना, ठीक है? और ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगा सेल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। तो इसलिए गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, क्लियर है? ऑस्मोसिस क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा जो सेल है, ठीक है? सेल का जो आउटर सरफेस है या आउटर लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अलाउ करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ सके, ठीक है? क्लियर है? इसके एग्जांपल अगर तुम ऑस्मोसिस के एग्जांपल देखोगे
तो तुम्हारा प्लांट जो होता है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अच्छा, तुम्हारे घर पे ना आरओ लगा होगा, राइट? आरओ, तो तुम्हें पता है आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आर फॉर रिवर्स और ये ऑस्मोसिस, ठीक है? तो आरओ जो है तुम्हारा, ये किससे हेल्प करता है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तुम्हारे क्या कर पाता है? ऑस्मोसिस कर पाता है और रिवर्स ऑस्मोसिस करता है, ठीक है? मूवमेंट को रिवर्स उल्टा लेके जाता है। तो उसके लिए तुम्हें पावर की जरूरत होती है, इसलिए आरओ को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ता है। और ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है तुम्हारे रूट्स में प्लांट्स के, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? नाउ what will happen if you put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt? तो अब हमारे पे ना हम तीन सोल्यूशन मान के चलेंगे। पहला हम मान के चलते हैं हाइपोटोनिक मान के चलते हैं। तो मान लो कि तुमने किशमिश, सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है? तो तुमने एक किशमिश लिया, तो तुमने एक ग्लास में इससे क्या ले लिया? पानी ले लिया, नॉर्मल आरओ से पानी भर लिया, ठीक है? ये पानी भर लिया और तुमने इसके अंदर क्या रख दिया? किशमिश, ऐसे, ठीक है? अब किशमिश के अंदर जो है वो क्या होगा? लो कंसंट्रेशन होगा, और किशमिश के बाहर जो ये पानी है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो अगर ये जो किशमिश है इसके बाहर जो है हाई कंसंट्रेशन है, तो ये पानी कहाँ है? अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है? यानी कि मान लो ये हो गया तुम्हारा किशमिश, इसके अंदर पानी मूव कर रहा है, इसके अंदर लो कंसंट्रेशन है और इसके बाहर जो है हाई कंसंट्रेशन है। तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, यानी फूल जाएगा। तो तुमने देखा होगा कि मम्मी जब राजमा बना रही होती है तो वो एक दिन पहले या रात को ही भिगाने छोड़ देती है, तो हल्के से फूल जाते हैं। किशमिश को भिगा के छोड़ना कुछ घंटे, 4-5 घंटे के लिए, तुम देखोगे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम उसको पानी में भिगाते हो तो पानी जो है वो हाई कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है? और जो अंदर है उसके अंदर फ्लूइड, किशमिश के अंदर, वो लो कंसंट्रेशन हो गया। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मूव करता है। वही तुम क्या कर लो, तुम क्या करो, जो तुमने किशमिश को सोक करके रखा था ना, तो वो फूल गया था, ठीक है? अब उसी किशमिश को क्या करो, एक पानी लो और सॉल्ट डाल दो इस वाटर, ठीक है? इस पे क्या डाल दो? सॉल्ट डाल दो। जब तुम इस पानी पे सॉल्ट डालोगे और किशमिश डाल के छोड़ दोगे इसको भिगाने के लिए, तो तुम क्या नोटिस करोगे? कुछ देर के लिए छोड़ देना इसको, तुम नोटिस करोगे जो किशमिश है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, ठीक है? अब ये क्यों हो रहा है? तो तुम देखोगे जो किशमिश है उसके अंदर जब वो फूल गया था तो उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन हो चुका है, ठीक है? और बाहर क्या हो जाएगा? लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो ये बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से जो तुम्हारा किशमिश है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, ठीक है? तो जब तुम्हारा किशमिश जो होता है वो स्वेल हो जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं, यानी किशमिश के अंदर जब तुम्हारा लो कंसंट्रेशन होगा, उस टाइप के सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, और जब ये श्रिंक कर जाता है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। और जब कोई कुछ चीज नहीं होगा, यानी कि वो ना ही वो श्रिंक करेगा ना ही वो स्वेल करेगा, तो यानी कि तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो दोनों जगह अंदर बाहर सेम है, उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ भी तुम देख सकते हो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, देखोगे तो ये क्या हो गया? तुम्हारा कोई भी सेल है, कोई भी सेल ले सकते हो। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, यानी मोटा हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है? ये श्रिंक हो जाता है तुम्हारा सेल, ये देखोगे यहाँ पे श्रिंक हो गया। और आइसोटोनिक में क्या हो जाएगा? क्योंकि अंदर बाहर का कंसंट्रेशन सेम है ना, यहाँ पे जैसे इधर का कंसंट्रेशन हम मान सकते हैं लो, और इधर का कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, वेरएज इधर का हम क्या मान सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन था, तो ऐसे बाहर की तरफ मूव करके यहाँ पे अंदर की, ठीक है? यहाँ पे नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन हो गया, डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे, है ना? सेम कंसंट्रेशन है, तो इसलिए वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, लोग सोचते हैं कि इसमें मूवमेंट नहीं होता, एक्चुअल में मूवमेंट होता है, लेकिन वो मूवमेंट ना दोनों तरफ होता है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो इसलिए जो नेट मूवमेंट, इसलिए नेट वर्ड यूज किया था मैंने, नेट मूवमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है, यानी जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो सेल जो है रिमेन्स द सेम। नाउ मूविंग ऑन, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है? अब सेल वॉल जो है वो तुम्हें ना एनिमल सेल पे देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगाई और एल्गी पे देखने को मिलता है, ठीक है? एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा, राइट? ठीक है? अब जैसे सेल है,
ठीक है, ये एक मान लेते हैं प्लांट सेल हो गया। ठीक है, अब ये जो प्लांट सेल है इसके इसके पास सेल मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन इसके पास ना एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है, जेड प्लस सिक्योरिटी। ये क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, ये जेड प्लस सिक्योरिटी है ये, जो सिर्फ पीएम को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे सेल मेम्ब्रेन किसको मिलेगा? सेल में एनिमल सेल क्या है? एक तरीके से सीएम समझ सकते हो, स्टेट के तुम्हारे। ठीक है, तो उनको सिक्योरिटी तो मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं मिलती। लेकिन जो पीएम है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तुम्हें पता है प्लांट्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, प्लांट्स के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें फूड दे रहे हैं, राइट? वही हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? तो एक तरीके से हम पीएम मान सकते हैं, जैसे हमारे देश के पीएम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो उनको सिक्योरिटी भी फिर एक्स्ट्रा दी जाती है, जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, तो सेल वॉल वही है, जेड प्लस सिक्योरिटी है। इसमें प्रेजेंट होगा प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगाई में और एल्गी में तुम्हें प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इन सब में ना, ये प्लांट में मिलेगा, बैक्टीरिया में, फंगाई में, तो इन सब में अलग अलग चीजों से ये बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे प्लांट में तुम देखोगे सेल्यूलोज से मिलेगा तुम्हें बना हुआ होगा। ठीक है, तो मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। वही अगर तुम किस में देखोगे, फंगाई में देखोगे, तो चिटिन से बना होता है, चिटिन से। ठीक है, और वही तुम बैक्टीरिया में देखोगे तो ये किससे बना हो गया? पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकेन से बना होगा। तो ये ध्यान रख लेना, प्लांट में सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, और फंगाई में चिटिन से, और पेप्टिडो ग्लाइकेन किसमें? बैक्टीरिया पे। ठीक है, अब जो सेल वॉल है ये आउटर कवरिंग है, तो ऑब्वियसली प्लांट में भी क्या होता होगा? डिफ्यूजन तो होता होगा ना, क्लियर? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता होगा, कुछ मटेरियल अंदर आएंगे, कुछ मटेरियल बाहर भी जाएंगे, तो सेल वॉल भी उसको क्या करता है? परमिट करता है। और मैंने बताया था जैसे सेल है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है कब? अगर अंदर क्या होगा? लो कंसंट्रेशन होगा, बाहर हाई। यहाँ पर अगर लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, तो ऐसे अंदर चल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सूज सूज जाएगा, बेसिकली फूल जाएगा, है ना? ठीक है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन को भी ये झेल सकता है, क्योंकि अब ये फूलेगा तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाहर की तरफ ये प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो सेल वॉल वो प्रेशर को क्या कर पाता है? झेल पाता है। ठीक है, तो सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू वाइटन इन वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम को बिना फटे ये क्या कर सकता है? झेल सकता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ना प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? तो प्लाज्मोलाइसिस होता है जब सेल जो है ना हमारा, प्लांट सेल हो गया, वो क्या करेगा? वाटर को लूज करेगा थ्रू ऑस्मोसिस। अब पानी को अगर वो लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस कह देते हैं। तो व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब जो तुम्हारा सेल है वो किससे बना हुआ है? तो मेजरली उस पे वाटर, नो सरप्राइज। अब हमने बचपन में यही सीखा है, हमारी जो बॉडी है वो 70 to 80% जो है पानी से बनी है। ठीक है, 70-75 जो भी अप्रोक्सीमेट नंबर होता है वो बेसिकली। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे तुम 60 भी देख लोगे, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता वो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो 70% जो तुम्हारी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? वाटर से बनी है। और हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है। तो सेल पे भी कायदे से फिर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा पानी होना चाहिए, राइट? तो देखोगे 70 to 90% वाटर ही होता है। ठीक है, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। ये परसेंटेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखे हैं क्योंकि ये क्या है कि तुम्हें ना आगे भी जो स्लाइड्स अगर तुम इसको रखोगे तो आगे भी काम आएंगे, सिर्फ 9th 10th 11th 12th में नहीं। जब तुम आगे जाके या तो एनडीए दोगे, ठीक है, या फिर सीडीएस दोगे, या फिर कोई भी यूपीएससी के एग्जाम दोगे ना, उस पे भी ये काम आएगा। तो मैंने इस तरीके से इसको बना रखा है, इसको संभाल के रखना है इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में अभी नहीं मिलेगी, लेकिन इसको बस तुम याद रख लो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है? सेल पे पानी होता है। ठीक है, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, राइट? नाउ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस मैंने बताया था, जैसे एक एनिमल सेल हो गया, दोनों में हो गया, एनिमल प्लांट दोनों में होता है। तो एनिमल सेल हो गया, उस पे जो बीच में दिखता है ना तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके पास क्या होती है? डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। ठीक है, ये इसको क्या दी गई है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि दो लेयरिंग करी गई है इसकी। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, डबल लेयर प्रोटेक्शन होती है इसके पास। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, यानी उस पे छोटे 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 यहाँ पे क्या मिलेंगे तुम्हें? छेद छेद दिखेंगे ऐसे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है
ये साइटोप्लाज्म में कुछ चीज अंदर आ सकती है और न्यूक्लियस से कुछ चीज बाहर जानी होगी तो वो भी जा सकती है। ठीक है, इसलिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है। अब न्यूक्लियस के पास क्या क्या चीजें होती है, तो न्यूक्लियस के पास तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना सेल डिवीजन के लिए, राइट? न्यूक्लियस ही तो डिवाइड होता है ना दो हिस्सों में। ठीक है, तो इसके पास क्रोमोसोम होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन पे क्रोमोसोम तुम्हें पता ही है कितना इंपॉर्टेंट रोल रोल होता है क्रोमोसोम का। ठीक, तो जो कि क्या है, रॉड शेप स्ट्रक्चर पे होता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो रॉड शेप स्ट्रक्चर पे ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन, ध्यान रखना। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके। तो ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर? तो द सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, तो ये जो डीएनए होता है क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म पे होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि हमारा जो क्रोमोसोम है उसके पास डीएनए होता है, ठीक है, और एक प्रोटीन होता है, राइट? ठीक है, हिस्टोन। ठीक है, तो ये जो डीएनए, जब ये जो सेल है ना डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म पे होते हैं। जो डीएनए होता है किसके फॉर्म पे होता है? क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म पे होता है, थ्रेड लाइक की तरह होता है। ठीक है, डीएनए जो है फंक्शनल सेगमेंट होता है ऑफ जीन। ठीक है, न्यूक्लियस प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होता है इस पे। ठीक है, तो सेल डिवीजन में डिवीजन जब होता है तो उस दौरान क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है यही डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, यही जो न्यूक्लियस है डिवाइड हो रहा होता है। ये एक न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा और ऐसे ही वो दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है हमारे दो टाइप्स के सेल जिसे हम कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे तुम बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो कैसे होंगे देखोगे तो एक होता है हमारा प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स। ठीक है, इसको समझने के लिए तुम बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। प्रोकैरियोट को ना एक हट मान लो, हट, HUT, हट। और यूकैरियोटिक को तुम एक 5 स्टार होटल मान लो या फिर एक मैंशन मान लो। अब एक हट देखोगे तो उसमें क्या होगा, एक ही रूम होगा, उसी में किचन है, सब कुछ उसी में, यानी बहुत छोटा सा घर। ठीक है, कुछ भी ऐसे सेपरेशन नहीं है। किचन भी एक ही कमरा सा है, उसी में किचन है, उसी में ही तुम्हारा बेडरूम है। ठीक है, सब कुछ उसी में ही है। यूकैरियोटिक पे क्या होता है, सब कुछ अलग अलग है। अलग से एक रूम है किचन के लिए, अलग से एक रूम है तुम्हारा डाइनिंग हॉल है। ठीक है, अलग से एक रूम है जिसमें तुमने जो तुम्हारा ड्राइंग रूम जैसे तुम कह रहे हो। ठीक है, हर चीज के लिए अलग अलग सेपरेशन है बेसिकली। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में ये मिसिंग होता है। तो बेसिकली एक सेल पे, सेल के अंदर क्या देखने को मिलेंगे तुम्हें, बहुत सारे ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इनको सेपरेट, अगर ये सेपरेटेड है, ठीक है, तो वो यूकैरियोटिक हो जाएगा। और अगर वो एक ही उसमें है, ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। यानी कि जो तुम्हारे प्रोकैरियोटिक है उसके पास न्यूक्लियस तो होगा, ठीक है, लेकिन जो बाउंड्री होती है अलग से उसके लिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं होता है। क्लियर है? तो लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और जितने भी ऑर्गन्स होंगे इस सेल के अंदर, और भी ऑर्गन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, हम पढ़ेंगे अब इसको आगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है उस वाले हिस्से में और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, वो मिसिंग होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिसिंग होते हैं, यानी कि आउटर लेयरिंग जिसकी कवरिंग जो होगी ना किसी भी ऑर्गन की, वो वाले ऑर्गेनल मिसिंग हो जाएंगे। जिसके पास नहीं होगा मेम्ब्रेन, वो वाले मिलेंगे। जैसे कि राइबोसोम, इस पे क्या होगा, मिलेगा तो। ठीक है, राइबोसोम्स जो है वो मिलते हैं क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक, न्यूक्लियोइड होता है इसके पास, ध्यान रखना, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या है, जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है ना। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास नहीं है तो उसको न्यूक्लियोइड कह देते हैं। सेल मेम्ब्रेन होगा, यानी कि आउटर कवरिंग तुम्हें मिलेगी मिलेगी सेल की। सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके पास ना ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं मैं, इसके बाहर वाला जो हो गया सेल वॉल हो गया, ये प्रेजेंट होगा। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो उसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो उसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके पास मेम्ब्रेन होना चाहिए वो भी प्रेजेंट है, इसके पास नहीं होता। जो जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम विदाउट हिस्टोन्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम होता है लेकिन सिंगल होता है और हिस्टोन भी नहीं होता। बाइनरी फिजन होता है इस पे। ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन होता है, बहुत तेज तेज जो होता है सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। जर्नली स्मॉलर इन साइज, छोटे साइज में तुम्हें देखने को मिलेगा।
प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन है? बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, पीपीएल हो गया, माइकोप्लास्ट हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ध्यान रखना है इसको भी। ठीक है, क्लियर है? तो प्रोकैरियोटिक तुम एक तरीके से बोल सकते हो पुरानी बिल्डिंग, ठीक है, जैसे पुराने टाइम के घर रहते थे, वैसे वाले ही वैसे वाले ही है ये भी। तो सेल भी वैसे टाइप के, पुराने टाइप के, यानी कि अडेप्ट नहीं कर पाए, अलग अलग कमरे नहीं बना पाए, एक जॉइंट फैमिली है जो एक साथ ही रह रही है, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई वो नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक क्या है, बड़ा सा घर है जिसपे हर किसी के लिए अलग अलग रूम है, अलग अलग बाथरूम है, हर किसी के रूम के साथ अटैच्ड, ठीक है, वैसे टाइप का हो गया। तो सेल जिसके पास क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, अलग अलग कमरे एक तरीके से बोल सकते हो। हैव मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, तो क्रोमोसोम होता है इसके पास और हिस्टोन प्रोटीन भी होता है उस क्रोमोसोम पे, ठीक है, क्लियर है? अब इस पे क्या होगा, माइटोसिस और मियोसिस, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। जो यूकैरियोटिक होता है लार्ज इन साइज होता है, ठीक है, बड़े होंगे। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, फंगाई, ये क्या हो गए तुम्हारे एग्जाम्पल हो गए यूकैरियोटिक के, ठीक है, क्लियर है? तो प्रोकैरियोटिक को क्या मान सकते हैं हम, अ, एक जैसे मैंने बताया हट मान सकते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक क्या हो गया तुम्हारे, एक 5 स्टार होटल, ठीक है, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी यूकैरियोटिक सेल की, और ये जो है ये पुरानी टेक्नोलॉजी होगी सेल की, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये देखोगे तुम यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में ये देखोगे जैसे अलग से तुम्हें ये मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ये बीच में ये जो दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये उसका मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक, ये अलग से सेपरेटेड है देखोगे तो। फिर ये राइबोसोम है यहाँ पे, क्लियर है? ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन है, यहीं पर ही सारे न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ये वाला, ठीक है, तो ये तुम्हें देखने को मिलेंगे। वही तुम्हारे क्या है, ये हो गया प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में देखोगे ऐसा न्यूक्लियस तुम्हें देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लाइड कह देते हैं। ये देखोगे ऐसा फैला सा है ये, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है, क्लियर है? साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली इसके पास होगा, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम भी तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा। जो जो ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन नहीं होगा वो सारे इस पे देखने को मिलेंगे, और कुछ ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। बाकी जिसके पास ऑर्गेनल्स होते हैं वो तुम्हारे यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है, ठीक है, और जिसके पास ऑर्गेनल नहीं भी होते हैं ना, वो भी यूकैरियोटिक में मिलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। नाउ साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जैसे मैंने बताया कि ये तुम्हारा क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है, ये एनिमल सेल हो गया। तो ये जो फ्लूइड वाला पूरा हिस्सा है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा, साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी पार्ट होता है साइटोप्लाज्म होता है, यहीं पर ही तुम्हें सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। सेम ये चीज तुम्हारे प्लांट में भी होता है, तो ये पूरा रीजन हो गया जैसे, ठीक है, ये पूरा रीजन, क्लियर है? ठीक है, ये साइटोप्लाज्म।